नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज पटना में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आवश्यक कृषि उत्पादों का निर्यात वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में 43.4% बढ़ा। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर में 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी ढेर। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 85% से अधिक हुई। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 2 रन से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला जारी। फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स फाइनल सोफिया केनिन और इगा स्वीतेक के बीच खेला जा रहा है। समाचार संध्या में चंद्रिका जोशी के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज पटना में गंगा किनारे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पुत्र चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों ने दिवंगत नेता को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बिहार पुलिस ने भी उन्हें सलामी दी। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, अश्विनी कुमार चौबे तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को अश्रुपूर्ण विदाई दी। इससे पहले मुख्यमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने दिवंगत नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लोकप्रिय जननेता रामविलास पासवान को राजनीति और शासन में सुधारों के लिए उनके द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में हमेशा याद किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक उन्हें ऐसे राजनेता के रूप में याद रखेंगे जो जन भावनाओं को पहले से भांपने की विलक्षण क्षमता के धनी थे। वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान की हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत ऐतिहासिक थी। वे अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ 4,24,000 से अधिक वोट के अंतर से जीते थे। यह किसी भी राजनेता द्वारा उस दौरान विश्व में जीत का सबसे अधिक अंतर वाला चुनाव बना। लंबे समय तक इसे कोई भी नहीं तोड़ पाया। सरकार में भी रहते हुए उन्होंने कई सुधारात्मक कदम उठाए। अपने मंत्रित्व काल में उन्होंने डाक और दूरसंचार विभाग को नया कॉर्पोरेट स्वरूप प्रदान किया। बीएसएनएल का अस्तित्व में आना उनके प्रयासों का ही नतीजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन अभियान को गति देते हुए हाल ही में उनके प्रयासों से करोड़ों की संख्या में फर्जी राशन कार्ड का सफाया हुआ। इसके बाद एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का सपना भी करीब करीब पूरा हुआ है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों का चयन करने के लिए नई दिल्ली में बैठक चल रही है। भाजपा मुख्यालय में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बिहार में 71 विधानसभा में पहले चरण के लिए जांच के दौरान 264 नामांकन खारिज कर दिए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा कुल 1,354 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। सबसे ज्यादा नामांकन पत्र गया जिले के अत्रि निर्वाचन क्षेत्र में खारिज किए गए। निर्वाचन अधिकारी ने 28 में से 17 नामांकन को अवैध घोषित किया। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। मतदान 28 अक्टूबर को होगा। इस बीच गृह मंत्रालय द्वारा राजनीतिक बैठकों के लिए अनुमति मिलने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी दल अपने अपने प्रमुख प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप दे रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा कल गया के गांधी मैदान में एक राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा की इस रैली का आभासी मंचों पर भी वेबकास्ट किया जाएगा। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव और वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के दौरान बंद स्थानों पर राजनीतिक
सभाओं और कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर खुले स्थानों पर सभाओं के आयोजन के बारे में मानक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार बंद स्थानों पर लोगों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए बैठने के सिर्फ 50% स्थानों का ही उपयोग किया जा सकेगा और ऐसी जगहों पर अधिकतम 200 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। गुजरात सरकार ने राज्य की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इन सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। यह मार्गदर्शिका चुनाव प्रचार सहित पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू रहेंगे। इसके अनुसार बंद सभागार में कुल क्षमता के अधिकतम 50% की मर्यादा में 200 लोगों को इकट्ठा होने की मंजूरी दी गई है। खुली जगह में इकट्ठे होने वाले सभी लोगों को एक दूसरे के बीच 6 फीट की दूरी रखनी पड़ेगी। घर घर प्रचार के लिए चुनाव प्रत्याशी सहित सिर्फ 5 लोगों को इजाजत होगी। इस मार्गदर्शिका के कड़ाई से पालन के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गुजरात में विधानसभा की जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, इसमें अबडासा, लींबड़ी, मोरबी, धारी, करजण, गढ़ड़ा अनुसूचित जाति और डांग और कपराड़ा अनुसूचित जनजाति बैठकें शामिल है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक विधान परिषद की 4 सीटों के उपचुनाव के लिए 57 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस महीने की 28 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। कोविड महामारी के कारण इस बार चुनाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चुनाव के वक्त मास्क पहनना आवश्यक होगा। मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, सोप और पानी का प्रबंध होगा। मतदान केंद्रों को चुनाव के पहले और बाद में सैनिटाइज किया जाएगा। मतदाताओं को टोकन दिया जाएगा, जिसके हिसाब से उन्हें मतदान करने का अवसर प्राप्त होगा। पैरामेडिकल या आशा कार्यकर्ताओं को नियोजित किया गया है। पुरुष, महिला और बुजुर्गों के लिए 3 अलग लाइन होंगी। सभी कर्मचारियों को पीपीई किट के अलावा मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को विपक्ष की विभाजनकारी राजनीति से सतर्क रहने को भी कहा। उन्होंने लगातार 7 दिन तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने संवाद के समापन में आज कहा कि उपचुनावों और आगामी सभी चुनावों में पार्टी के लिए केवल विकास ही मुद्दा होगा। ये संवाद राज्य विधानसभा की 7 सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के संबंध में था। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से विपक्ष के नकारात्मक एजेंडे से दूर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के गुमराह और दुर्भावना युक्त अभियान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को विकास के एजेंडे से जुड़ा रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन ताकतों ने देश का विभाजन किया था, वे अब जाति और समुदाय के आधार पर उत्तर प्रदेश को बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके डीएनए में विभाजन है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर की अवधि में आवश्यक कृषि उत्पादों का कुल निर्यात 43.4% बढ़कर 53,626 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में तकरीबन 37,397 करोड़ रुपए का निर्यात किया गया था। मंत्रालय ने कहा कि इस अवधि में मूंगफली, परिष्कृत चीनी, गेहूं, बासमती चावल और गैर बासमती चावल के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि सितंबर में आवश्यक कृषि उत्पादों का निर्यात 81.7% बढ़कर 9,296 करोड़ रुपए रहा है। पिछले वर्ष सितंबर में कुल निर्यात 5,114 करोड़ रुपए का रहा था। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कृषि निर्यात नीति 2018 की घोषणा की है, जिसमें फल, सब्जी और मसाले जैसी नकदी फसलों की निर्यात आधारित खेती के लिए विशेष क्षेत्र नीति अपनाई जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में सरकार ने कृषि आधारित कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रा कोष की स्थापना की है। इसका इस्तेमाल कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आज दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए।
पुलिस सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने पुलवामा जिले के डडूरा और कुलगांव जिले के चिनीगांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। मारे गए आतंकवादियों में एक पाकिस्तानी नागरिक है। उनके कब्जे से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष सेना सीमा पार से घुसपैठ को काफी कम करने में कामयाब रही है। इससे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थिति में और सुधार होने की उम्मीद है। थल सेना की चिनार कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने आज श्रीनगर में बताया कि पिछले वर्ष पाकिस्तान से घुसपैठ की 130 घटनाएं हुई थीं, जबकि इस वर्ष अब तक 30 से भी कम घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के नजदीक 250 से 300 ऐसे केंद्र हैं जहां से आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 85.81% हो गई। पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 59,88,000 से अधिक रोगी कोविड से स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी से रोगियों की वास्तविक संख्या को निम्न स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली है और ये कोरोना से संक्रमित मामलों के 12.65% के बराबर हो गई है। इस समय देश भर में कोविड का इलाज करा रहे रोगियों की संख्या 8,83,000 है। पिछले 24 घंटे में 73,272 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे देश में अब तक महामारी से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 69,79,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच, निगरानी और इलाज की केंद्र की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल करने से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है। भारत में मृत्यु दर 1.54% है, जो दुनिया की सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। पिछले 24 घंटे में 926 मौत भी हुई हैं, जिससे देश में मौत का शिकार हुए लोगों की संख्या 1,07,416 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में 11,64,000 से अधिक कोविड जांच की गई है, जिससे अब तक कराए जा चुके परीक्षणों की कुल संख्या 8,57,00,000 से अधिक हो गई है। ओडिशा में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई है। वर्तमान में 28,246 मरीजों का इलाज चल रहा है। 3,404 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए, जबकि 2,854 नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में मरने वालों की संख्या 1,000 को पार कर गई है। केरल में कोविड संक्रमण के एक दिन में सबसे अधिक 11,755 नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लोगों से सभी एहतियाती उपाय अपनाने की अपील की है। असम में अब तक कोविड के लगभग 85% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल राज्य में 2,068 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल मिलाकर 1,62,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में लगभग 30,000 मरीज हैं। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने उपचाराधीन मरीजों के लाभ के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकों का उद्घाटन किया। मणिपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड की चपेट में आने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 88 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 27 जवानों सहित 282 लोग कोविड संक्रमित हुए हैं। राज्य में अभी तक कुल 13,092 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 78.71% है। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने आने वाले त्योहारों के दौरान कोविड संबंधी दिशा निर्देशों के पालन पर जोर दिया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं मालिनी अवस्थी। त्योहार आने वाले हैं। हम सबके घर परिवार, समाज, देश की रौनकें आने वाली हैं। इस उत्सव के मौके पर हमें कोविड से और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आइए कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट हों। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। एक तो मास्क जरूर पहनें, हाथ साफ करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। सो यूनाइट टू फाइट कोरोना। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुण कुमार सूद ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
मैं अरुण कुमार सूद, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी, प्रेसिडेंट उत्तराखंड क्रीड़ा भारती। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अभी जो कोरोना काल है इसमें थोड़ा सा अपने को अवेयर रखना है। आपने अभी ये नहीं समझना है कि कोरोना खत्म हो गया है। अपनी सावधानी से ही आप इसको दूर कर सकते हैं। आप बाहर ना निकलें जब तक काम ना हो। आप मास्क पहन के रखें। जहां भी भीड़ इलाके में जाएं वहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तंत्रिका विज्ञान विभाग की प्रमुख डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने कहा कि इस महामारी से अगर लड़ना है तो मास्क पहनना, स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखना इस वक्त की जरूरत है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए लोगों को और ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। अभी जो आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं। हमारा दिवाली, हमारा ये जो नवरात्रि है, क्रिसमस है, उसके बाद ये हम सब लोग खुशी से मनाना चाहते हैं। उसमें गैदरिंग्स हो जाती है, क्रैकर्स होते हैं, तो कितना एयर पोल्यूशन हो जाती है। क्या डिस्टेंसिंग हम अपना सकते हैं उसमें? एक कोविड पैंडेमिक के जमाने में हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि हम मास्किंग, सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि ये हमारा एक आंदोलन होनी चाहिए, हमारा एक ये सोसाइटी मूवमेंट होनी चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कोविड केंद्र के प्रभारी डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने कहा है कि आने वाला समय सर्दियों की शुरुआत के साथ साथ त्योहारों का है। इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम सब कोविड महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में बताए गए 3 कदमों का पालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा छेड़ी गई जन आंदोलन की मुहिम का लक्ष्य कोरोना पर विजय प्राप्ति है। आने वाले कुछ दिनों में प्रदूषण, शीत ऋतु और त्योहारों का समय कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है। ऐसे में मास्क वाला त्योहार मनाएं, पटाखे ना जलाएं, पूजा अर्चना घर पर ही करें, त्योहारों पर सतत शारीरिक दूरी बनाकर रखें और हाथों को सर्वदा सैनिटाइजर के प्रयोग से स्वच्छ रखें। याद रहे, कोरोना से सामान्य जनजीवन और प्रत्येक नागरिक प्रभावित है और इस जन आंदोलन में सबकी सहभागिता से ही हम सब कोरोना को भारत से खदेड़ सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। चर्चा में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉक्टर नंद कुमार भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोविड मरीजों की संख्या 3,63,60,000 को पार कर गई है। अमेरिका में पिछले 2 महीनों में कोरोना संक्रमण के कल सबसे अधिक 58,000 मरीज सामने आए। रूस में एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 12,846 नए रोगी सामने आए। इस बीच भारत में अब तक 59,80,000 से अधिक मरीज ठीक होने के साथ संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 85.81% से अधिक हो गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत अमेरिका की मजबूत भागीदारी दर्शाते हुए भारत ने फिलाडेल्फिया में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए 18 लाख N95 मास्क दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज पटना में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आवश्यक कृषि उत्पादों का निर्यात वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में 43.4% बढ़ा। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर में 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी ढेर
देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 85% से अधिक हुई। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 2 रन से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला जारी। फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स फाइनल सोफिया केनिन और इगा स्विटेक के बीच खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है। आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल कर एसएमएस से लिंक प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि ऋण चुकाने में 6 महीने से अधिक की मोहलत देने से ऋण अनुशासन का समग्र माहौल खराब होगा, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए ऋण जुटाने की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऋणों की अदायगी में लंबी मोहलत देने से कर्ज लेने वालों के ऋणों की अदायगी संबंधी व्यवहार पर असर पड़ेगा और कर्ज की अदायगी में चूक की आशंका भी बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ने यह हलफनामा उच्चतम न्यायालय के 5 अक्टूबर के आदेश के बाद दायर किया है। न्यायालय के आदेश में केंद्र और रिजर्व बैंक से कहा गया था कि वे कोविड महामारी के वजह से विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ रहे दबाव को देखते हुए केवी कामथ कमेटी की सिफारिशों के तहत ऋणों के भुगतान की नई समय सारणी तैयार करे और इस बारे में पुरानी अधिसूचनाओं तथा आदेशों में संशोधन करे। अपने हलफनामे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ब्याज पर फिर से लगाए जाने वाला ब्याज माफ करने से भी भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है, जो बैंकों की क्षमता से बाहर है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की है। केंद्र ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्यों को नए परामर्श जारी किए हैं और कहा है कि पुलिस द्वारा निर्धारित नियमों का पालन न कर पाना देश की न्याय प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है। गृह मंत्रालय ने परामर्श में कहा है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। परामर्श के अनुसार कानून में पुलिस थाने के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में 0 एफआईआर दर्ज करने का भी अधिकार दिया गया है। महिलाओं से दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना मिलने पर पुलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना आवश्यक है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरियों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया खत्म की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में केंद्र सरकार के गैर राजपत्रित समूह ख और समूह ग के पदों के लिए साक्षात्कार व्यवस्था समाप्त करने के बाद इन राज्यों में साक्षात्कार प्रक्रिया समाप्त हुई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों के पक्ष में साक्षात्कार के अंकों में धांधली की शिकायतें आती थी। उन्होंने कहा कि साक्षात्कार व्यवस्था समाप्त करने और केवल लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन होने से सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर उपलब्ध हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कई राज्यों ने बताया है कि उम्मीदवारों का साक्षात्कार समाप्त करने से खर्चे में भारी कमी आई है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में ओडिशा विधानसभा द्वारा पारित ओडिशा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 को निरस्त करने की मांग की है। श्री प्रधान ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिखे पत्र में विधेयक को विसंगतिपूर्ण बताया और कहा कि ये संशोधन विधेयक प्रधानमंत्री की दूरदर्शी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूरी तरह विपरीत है। श्री प्रधान ने विधेयक को रद्द करने में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने कोविड महामारी के मध्य राज्य में मंदिरों को फिर खोलने की मांग को लेकर विभिन्न धार्मिक निकायों द्वारा 13 अक्टूबर को किए जाने वाले सांकेतिक उपवास को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।
इससे पहले अगस्त में भाजपा ने राज्य भर में घंटी बजाओ आंदोलन किया था, जिसमें कोविड महामारी के कारण 7 महीनों से बंद पूजा स्थलों को फिर से खोलने की मांग की गई थी। महाराष्ट्र में रिपब्लिक टीवी के मुख्य वित्त अधिकारी शिव सुब्रमण्यम सुंदरम आज टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुए। कहा जा रहा है कि ये चैनल मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील कर चुका है। मुंबई अपराध शाखा की अपराध खुफिया इकाई ने कल शिव सुंदरम के खिलाफ सम्मन जारी किए थे और उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा था। सिक्किम में कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग में लगभग 7 महीने की सुस्ती के बाद अब फिर से गतिविधियां शुरू हो गई हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है और यहां की लगभग 15% आबादी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर निर्भर है। एक रिपोर्ट। सिक्किम में पर्यटन गतिविधियों को घरेलू पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों के लिए शुरू किया जाएगा। पर्यटकों को ये परामर्श दिया जाता है कि वे सिक्किम आते समय 72 घंटे पहले का जारी वैध कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र साथ लाएं। पर्यटक केवल पंजीकृत सेवा प्रदाता से ही सेवाएं बुक करवाएं और पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म में पूरी जानकारी भरें। इसके बाद वेबसाइट से ट्रैवल कार्ड डाउनलोड जरूर करें। पर्यटकों को ये कार्ड प्रवेश स्थानों पर दिखाना होगा और वे इसे स्वयं ही अपडेट कर पाएंगे। इस कार्ड को हर समय अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। सुरक्षित दूरी और अन्य नियमों का उल्लंघन करने या मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। पर्यटन विभाग ने आवास, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य गतिविधियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सिक्किम से पारिजात शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। कोविड-19 के करीब 6 महीने के अंतराल के बाद ढाका में भारतीय उच्चायोग ने विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों के लिए वीजा सेवा फिर से शुरू कर दी है। ढाका से हमारे विशेष संवाददाता की एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने घोषणा की है कि बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीसा जारी करने की सुविधा फिर से शुरू की जा रही है। उच्चायोग ने कहा है कि चिकित्सा, रोजगार, पत्रकार तथा एंट्री श्रेणी के लिए ऑनलाइन वीसा आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा राजनयिक तथा ऑफिशियल श्रेणी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए राजनयिक तथा ऑफिशियल श्रेणी के वीसा जारी करने की भी शुरुआत की जा चुकी है। उच्चायोग ने यह भी घोषणा की कि अन्य श्रेणियों के लिए भी वीसा जारी करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने जा रही है। वीसा जारी करने की प्रक्रिया को कोविड महामारी के कारण मार्च के महीने से बंद कर दिया गया था। भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे बड़ी संख्या बांग्लादेश के लोगों की होती है। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग चिकित्सा सुविधाओं के लिए तथा शिक्षा सुविधाओं के लिए भारत आते हैं। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर उसके खराब व्यवहार और क्वाड देशों के लिए खतरा बनने पर कड़ा प्रहार किया है। टोक्यो में वे भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के साथ हुई दूसरी क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए थे। ये संगठन 4 बड़े लोकतंत्रों, 4 ताकतवर अर्थव्यवस्थाओं और 4 देशों के सहयोग से बना है और इसका हर सदस्य चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उत्पन्न वास्तविक खतरों का सामना कर रहा है और वे इसे अपने देशों में भी अनुभव कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। News Services Division of All India Radio brings to you program Employment News in association with the Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting. An effective platform for information on job vacancies, training programs, admission notices, results and career advice with experts. Every day at 4:20 p.m. on FM Gold and other frequencies and on our YouTube channel AIR News Official. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ताजा समाचार मिलने तक 11वें ओवर में 2 विकेट पर 67 रन बना लिए थे। इससे पहले बैंगलोर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। आज खेले गए एक अन्य मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अंतिम गेंद तक चले रोमांचक संघर्ष में किंग्स 11 पंजाब पर 2 रन से जीत दर्ज की। पोलैंड की ईगा स्वीतेक ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ईगा स्वीतेक ने अमेरिका की सोफिया केनिन को 6-4, 6-1 से पराजित किया। ईगा स्वीतेक का ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का आज पटना में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आवश्यक कृषि उत्पादों का निर्यात वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही में 43.4% बढ़ा। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर में 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी ढेर। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 85% से अधिक हुई। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 2 रन से हराया। फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब इगा स्वीतेक ने जीत लिया है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।